अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है AFNS आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करने जा रही हूँ कि इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होता है, इनिशियल टेस्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और जो इनिशियल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के आते हैं। कंप्लीट आपको आज गाइड करने वाली हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान में जो है AFNS इंट्रोड्यूस हुआ है। फ़ीमेल्स इसमें जो हैं वो एलिजिबल हैं। ये साल में एक दफ़ा आता है कोर्स, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसके लिए, ये जो क्वालिफ़िकेशन बताई गई है ये BSc नर्सिंग के लिए है। आगे ट्रेन नर्सेज की आगे फर्दर बात करेंगे हम। BSc नर्सिंग के लिए मैट्रिक विद साइंस आपने की हो और FSc प्री मेडिकल की हो तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुई है वो 20 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं और एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 19 जुलाई तक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पहले ट्रेन नर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर AFNS BSc नर्सिंग के बारे में बाद में बात करते हैं। ट्रेन नर्सेज के लिए आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो अनमैरिड होना चाहिए, डाइवोर्स्ड होना चाहिए, विडो होना चाहिए, या फिर आप सेपरेट होगी हों तो आप एलिजिबल हैं। एज जो है फीमेल की 18 से लेके 28 तक जो है वो एज लिमिट है। क्वालिफ़िकेशन अगर आपने BSc नर्सिंग की हुई है पहले से और आप PNC में इनरोल्ड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो आपको एक नेशनैलिटी अदर देन पाकिस्तानी सबमिट करवानी पड़ेगी, तब आप एलिजिबल हो जाएंगी। AFNS BSc नर्सिंग की बात करें अगर हम, तो जो आप हैं मैरिड भी हो सकती हैं और अनमैरिड भी हो सकती हैं, और क्वालिफ़िकेशन आपकी मैट्रिक बेस्ड साइंस होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और FSc प्री मेडिकल आपने की हो और 50% मार्क्स हो मिनिमम। इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है BSc ट्रेन नर्सेज की जो है वो 28 जो है वो एज लिमिट है, बट यहाँ पे BSc नर्सिंग के लिए 25 ईयर्स जो है वो एज लिमिट है। आगे इम्पोर्टेंट नोट के बारे में बात कर लेते हैं कि BSc नर्सिंग अगर आप पार्ट 2 में हैं, आपने पेपर्स दिए हुए हैं और आपके पेपर्स का रिज़ल्ट नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। बट शर्त ये है कि आपने प्रिंसिपल से साइन करवाए हों कि आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तब आप अप्लाई कर सकती हैं होप सर्टिफिकेट के ऊपर। और पार्ट 2 का जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको फ़ौरन ही FSc का रिज़ल्ट इमिडिएटली सेंटर में सबमिट करवाना पड़ेगा। ट्रेन नर्सेज का ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। इन तीनों जो जगहों के डोमिसाइल होल्डर्स हैं ट्रेन नर्सेज में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, इनके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब पंजाब का जिनका डोमिसाइल है वो अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं वो इसमें जो है इनरोल कर सकते हैं। BSc जेनेरिक जो आपने की हो, नो डिप्लोमा होल्डर, यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर नहीं है, BSc जो जेनेरिक आपने की हो वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप एनरोल्ड होने चाहिए PNC में, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो BSc नर्सिंग का ये है कि आपको 4 इयर्स की ट्रेनिंग दी जाती है और उसमें आपको BSc करवाई जाती है नर्सिंग के अंदर, तब आपको जो है आप ट्रेनिंग पास करके अपने रैंक पे जाती हैं। और ट्रेन नर्सेज का ये है कि 6 वीक की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है जो कि AFPGMI रावलपिंडी या फिर CMH खारिया में होती है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड आपसे जो साइन करवाते हैं, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाती हैं उनसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है 10 साल का, कि आप जो है BSc नर्सिंग की बात कर रही हूँ मैं, कि आप जो है वो 10 साल तक आर्मी को छोड़ नहीं सकती। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं हम, कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट सबकी डिग्री के साथ आपकी कॉपीज़, मतलब जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है इन सब की आपकी कॉपीज़ होनी चाहिए अटेस्टेड।
डोमिसाइल की अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। एनओसी अगर रिक्वायर्ड है आपको तो आप उसकी भी कॉपी, अगर आप कहीं ऑलरेडी सर्व करी हैं गवर्नमेंट के इदारे में तो वहाँ से आप एनओसी लेके यहाँ पे सबमिट करवाएंगी। 3 पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ्रंट और बैक अटेस्टेड फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो एनआईसी न्यू है, मतलब एक तो था ना पुराना उर्दू वाला, ये उर्दू वाला नहीं इंग्लिश वाला जो न्यू आइडेंटिटी कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए होती है। और 100 रुपीज़ का जो है वो पोस्टल ऑर्डर होता है। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो हाइट जो है वो आपकी 5 फीट मस्ट होनी चाहिए। और वेट जो है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप जो है ये चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट कैलकुलेटर्स हैं इंटरनेट पे मौजूद। आप अपनी हाइट लिखें, आप अपना वेट लिखें, आपको बीएमआई बता देगा। नॉर्मल मेरा ख्याल है 18 से लेकर 21 या 23 के आसपास होता है, आप चेक कर लीजिएगा। AFNS टेस्ट जो है वो कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। एकेडमिक टेस्ट होता है, देन पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। AFNS में आपकी ISSB नहीं होती, आपका सेंटर के ऊपर ही पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है जिसकी बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट की हम अगर बात करें तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक वर्बल टेस्ट होता है, दूसरा वर्बल टेस्ट के अंदर 84 MCQs होते हैं जो आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं। और नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आपके 64 MCQs होते हैं जो 30 मिनट्स में आपने करने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको नेम जो है वो अपना शो हो रहा होगा जब आप रोल नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका रोल नंबर भी शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो हो रहा होगा कि आप कौन से क्वेश्चन पे हैं अभी। और यहाँ पे जो है वो टाइमर, बैकवर्ड टाइमर लगा होगा, मतलब 30 है तो 30 से पीछे की तरफ जो है वो टाइम चल रहा होगा। यहाँ पे आपकी ऐसे स्टेटमेंट लिखी होगी और यहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे। अगर आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट किए बगैर नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो वो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे शो हो रहा होगा। प्रीवियस जाने से आप पिछले क्वेश्चन पे जा सकते हैं, नेक्स्ट करने से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। बेशक आपने अगर किसी को क्लिक भी किया हो तो आप नेक्स्ट पे जाएं तो वो उस पर प्रीवियस भी जा सकते हैं, बेशक आपने क्लिक किया हो वो क्लिक शो होगा। स्टॉप करने से अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ पे जो टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं अगर आप उनको बुलाते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई इशू हो गया है तो अपना टाइम सेव करने के लिए आप स्टॉप का बटन दबा सकते हैं। फिनिश का बटन दबाने से आपका टेस्ट फिनिश हो जाएगा और स्टार्ट से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट बटन से। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, डे सीक्वेंस के क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड फॉर्मेटिंग होती है, जंबल वर्ड्स होते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग के हवाले से क्वेश्चंस होते हैं और कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं। सो शुरू करते हैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली सीरीज से, मतलब वर्बल की जो नॉन सीरीज है, नंबर सीरीज है सॉरी, उधर से नंबर सीरीज की एग्जांपल देखें 18, 28, 40, 54, 70। तो नेक्स्ट इस सीरीज में क्या आ सकता है, यहाँ पे आपने देखना है कि मोस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट है आंसर, क्या 79 आएगा, 88 आएगा, 93 आएगा या फिर 97 आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो तुक्का लगा के आगे बढ़ें, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़ें, ठीक है। एंड मतलब अगर आपको अभी नहीं आ रहा तो आप जो है वो स्किप करके आगे जा सकते हैं नेक्स्ट वाले पे। बट जब टाइम बहुत थोड़ा रह जाए, 2 या 3 मिनट्स रह जाए, तो आपको जो नई क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनके ऊपर क्लिक करते जाएं अनअटेम्प्टेड वाले पोर्शन में से और उनको तुक्के लगाते जाएं। अनअटेम्प्टेड कुछ भी नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। आंसर इसका 88 है। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। 18 में अगर 10 आप प्लस करेंगे तो 28 आ जाएगा। 28 नेक्स्ट नंबर आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर 28 में आप 12 प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 में अगर 14 ऐड करेंगे तो वो 54 आ जाएगा और 54 में अगर आप 16 ऐड करते हैं तो 70 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सीरीज चेक करें, अगर 10, 12, 14, 16 तो यहाँ पे 2 2 का
एड अप हो रहा है, तो 70 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो 88, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। एनालॉजी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंसेक्ट इज टू डिजीज एज वॉर इज टू, अगर इंसेक्ट से डिजीज है तो वॉर से क्या है, आर्मी है, डिफीट है, एनिमी है, या फिर डिस्ट्रक्शन है। वॉर से हमेशा डिस्ट्रक्शन होती है, किसी का भी भला नहीं होता, ठीक है। ऑड मैन आउट का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यहाँ से ऑड जो है वो निकालना है हमें खुद से। स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग या फिर ड्राइविंग। तो स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग जो है ये तीनों कैटेगरीज हैं किसकी, पानी से रिलेटेड है। बट ड्राइविंग जो है वो रोड पे करते हैं, तो ड्राइविंग हमारा ऑड मैन आउट है। डायरेक्शंस के क्वेश्चन की बात करते हैं। ये टेबल मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर एक्स ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। साउथ से चला है नॉर्थ की तरफ, देन उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया है, ठीक है। आप अपने नाक को अगर साउथ पोजीशन में रखें तो सीधा सामने की तरफ नॉर्थ की तरफ क्या है, और उसने लेफ्ट टर्न किया है, ठीक है। लेफ्ट टर्न करने के बाद आफ्टर सम डिस्टेंस ही अगेन टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा से उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया है, तो उसकी करंट लोकेशन क्या होगी, क्या नॉर्थ पे होगा वो, क्या वो वेस्ट पे होगा, क्या वो ईस्ट पे होगा, या फिर साउथ पे होगा। आप मुझे बताइए क्या होगा, वो होगा साउथ की तरफ, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरा पॉइंट कहाँ गया जी, ठीक है। आपका नोज सपोज करें यहाँ पे है, साउथ वाली पोजीशन पे, ठीक है। इससे ऊपर गया सीधा डायरेक्ट ऊपर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से उसने लेफ्ट टर्न किया। लेफ्ट कौन सा बन रहा है आपका, लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड इस तरफ ईस्ट की तरफ गया वो। उसके बाद सॉरी ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ गया। उसके बाद उसने सम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने के बाद कहाँ गया वो, सॉरी साउथ से इस तरफ गया, लेफ्ट टर्न किया। लेफ्ट के बाद अब वो इस पोजीशन पे है, तो उसका मज़ीद लेफ्ट कौन सा होगा, मतलब आप इस तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो मज़ीद लेफ्ट जो है उसका वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो वो जब डाउनवर्ड ट्रैवल करेगा तो फिर से अगेन साउथ पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। समझ आई आपको। ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टूवर्ड्स नॉर्थ, तो वहाँ पे जो हमारा राइट हैंड है वो ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड जो है वो वेस्ट होगा। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो राइट हैंड जो हमारा है वो वेस्ट होगा और लेफ्ट हैंड ईस्ट होगा। अगर ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो नॉर्थ जो है वो राइट हैंड होगा और साउथ हमारा लेफ्ट हैंड होगा। अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो राइट हैंड हमारा साउथ होगा और लेफ्ट हैंड जो है हमारा नॉर्थ होगा। डे सीक्वेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द यस्टरडे वाज संडे, कि पिछला दिन अगर संडे है तो आज का दिन क्या हुआ, मंडे हुआ। देन द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो क्या था, टुमारो क्या होगा, मतलब ट्यूसडे होगा। तो डे आफ्टर टुमारो, कि टुमारो के बाद वाला दिन क्या होगा, तो वो क्या होगा, वेंसडे। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आपको एक्सप्लेन करना तो मैंने बता दिया है कि वो वेंसडे होगा, ठीक है। डे सीक्वेंसिंग का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। इफ़ द सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर जो सेकेंड डे है मंथ का वो मंडे है तो 21st डे जो है वो क्या होगा, क्या वो सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा या फिर ट्यूसडे होगा, वो होगा सैटरडे। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका कि सेकेंड डे में अगर हम 7 ऐड करें, 7 क्यों ऐड करें हैं, क्योंकि 7 जो है वो वीक के डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं एक वीक में, तो हम 7 ऐड करें हैं। तो 9th डे जो है वो भी मंडे होगा। अगर 9 में हम 7 ऐड करें तो 16 डे वो भी मंडे होगा। और 16 में अगर हम 5 ऐड करें तो 21st डे जो है वो होगा सैटरडे। अब मंडे के अंदर हम 5 डेज ऐड करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। समझ आई आपको। वर्ड फॉर्मेटिंग, वर्ड फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ACDFGI ऐसे सीरीज दी होगी आपको और आपको बताना होगा कि नेक्स्ट इस सीरीज में क्या आएगा, क्या JL आएगा या LM आएगा, LN आएगा या फिर KM आएगा।
अब इसको सॉल्व करने का मैं मेथड आपको बता दूं कि ए के बाद बी स्किप किया हुआ है, सी आ गया, डी के बाद ई स्किप किया हुआ है, एफ आ गया, जी के बाद एच स्किप किया हुआ है, आई आ गया, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। जे के बाद के स्किप कर देंगे और एल आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आया, जे एल। जंबल वर्ड की हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसके ऑप्शंस आपने पहले जल्दी से पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड जो हैं वो जंबल हुए हुए हैं। अब आपको देखने से पता लग रहा होगा कि ब्यूटी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो आप जल्दी से ब्यूटी सेलेक्ट कर दीजिएगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। इफ बीट इज कोडेड एज 2 3 4 7 देन ईट इज कोडेड एज, अगर बीट जो है वो कोड किया गया है 2 3 4 7, तो ईट से क्या बनेगा। अब देखें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपने कंज्यूम करना, सिर्फ बी हटाएं 2 हटाएं, पीछे क्या बच गया 3 7 4, ठीक है। 3 4 7 बच गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी 3 4 7। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अ ग्लव इज टू हैंड देन हेलमेट इज टू, अगर ग्लव्स जो हैं वो हैंड के लिए हैं तो हेलमेट किस लिए है, हेयर्स के लिए है, ईयर्स के लिए है, हेड के लिए है, या फिर स्कल के लिए है। तो हेलमेट हमेशा हेड के लिए होता है, हेड को कवर करने के लिए। कॉमन सेंस के क्वेश्चन से अगर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, लीस्ट लाइक अदर के क्वेश्चन होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये बॉक्स देखें यहाँ पे है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है इसकी, अब ये यहाँ पे आ गया। एक और दफ़ा क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई, अब ये यहाँ आ गया, ठीक है। इसी तरह ये जो खाली स्पेस है इसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक और दफ़ा क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई तो नीचे आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे था, नेक्स्ट में यहाँ पे आ गया है, तो थर्ड में किस तरफ, इस कॉर्नर में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सी पिक्चर में, सिर्फ एक में, 3 में, तो 3 इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये जो है इसका मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ से इधर था तो इसका मिरर इमेज लिया तो यहाँ से इधर हो गया। अब इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सी और डी 2 ऑप्शन दिए हैं, बट अगर आप सी में देखें तो ये थोड़ा बड़ा साइज का है, तो हमें ये नहीं लेना, डी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें देख लें कि ये इसकी मूवमेंट कहाँ है, इस तरफ जा रहे हैं, इसकी मूवमेंट क्या है, इस तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट में अगेन इस तरफ जा रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये वाले जो हैं ये सारे ऊपर ऊपर इनके फेसेस हैं। अब इस तरफ गए थे तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, जो सीरीज़ फॉलो हम कर रहे हैं उनके पैटर्न इस तरह का, कुछ इस शेप का पैटर्न होना चाहिए। तो ऐसा शेप का पैटर्न कहाँ है, फर्स्ट में है, ठीक है। और ये मूवमेंट जो हो रही है ये सेकंड में भी है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ये कौन सा वाला ठीक है, तो हम इसकी मूवमेंट देखेंगे। ये जो ऊपर है इसकी मूवमेंट देखें, ये ऊपर की तरफ फेस है, इसका नीचे की तरफ फेस है, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन जो डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो जो ट्राइंगल है नीचे वो दोनों ऊपर बन गए हैं और कलर्ड हो गए हैं, और जो सर्कल था ऊपर वो बीच में आ गया है और कलर्ड हो गया है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस तरह का ट्रायंगल है, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, वो दोनों ऊपर आ जाएंगे और कलर्ड हो जाएंगे, और ये वाला जो ट्रायंगल है ये बीच में आ जाएगा। ऐसे किसी पिक्चर में है, जी हाँ है, और वो एक ही पिक्चर में है, डी पिक्चर में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो है वो टॉप पे आ गया, ठीक है, सर्कल के टॉप पे। अब ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो सर्कल को ट्रायंगल के टॉप पे आना चाहिए, तो वो सिर्फ एक पिक्चर में है, सी में। अब नेक्स्ट देखें, इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो रिमूव कर दी गई हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर में भी क्या होगा, इसकी बाउंड्रीज रिमूव कर दी जाएंगी। ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर क्रॉस नहीं बना हुआ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज 3, ठीक है। अब इस पैटर्न को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी वे है कि आप बजाय इसके कि यहाँ से इसको देखें कि कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, यहाँ से देखें कंप्लीट है नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ना, और आपको समझ भी नहीं आएगी। आप देखें ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है,
ऐसा कौन सी पिक्चर में यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? देखें सी ऑप्शन में कनेक्ट हो रहा है, तो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। अब देखें नेक्स्ट में यहाँ पे ये मूव करी थी, ठीक है, अपवर्ड, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। अब ये पहले समझे 12 की तरफ पॉइंट आउट किया हुआ था, अब 3 की तरफ, अब 6 की तरफ, तो नेक्स्ट में कहाँ पॉइंट आउट करेंगे? बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, 9 की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। एकेडमिक क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एकेडमिक पोर्शन में आपके 50 MCQs आएंगे जो कि आपने 30 मिनट में सॉल्व करने होंगे। पासिंग मार्क्स इसके 22 हैं आउट ऑफ 50, ठीक है, पर आपने पास नहीं होना, आपने अच्छा स्कोर करना है ताकि आपका मेरिट जो है वो हाई बने, ताकि आप सिलेक्ट हो सकें। सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंग्लिश का पोर्शन होता है, बायोलॉजी होती है, फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, वर्ल्ड जीके मतलब वर्ल्ड की जनरल नॉलेज होती है, पाकिस्तान स्टडीज़ होते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग के टॉपिक जो है वो इंक्लूड है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, origin and evolution of life, human disorders, ecology and ecosystem। फिज़िक्स के जो है वो टॉपिक्स हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, वाइब्रेशन एंड वेव्स, लाइट एंड साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिज़िक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं द एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शंस, states of matter, mixture, solution and solubility, the gas laws, elements and compounds, the periodic table, important concepts of organic chemistry, water and organic compounds in the environment, ठीक है। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन टॉपिक्स होंगे। इंग्लिश में जो हैं वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशंस, पंक्चुएशंस, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, करेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ब्लैंक्स छोटी होती हैं कि आपको बताना होता है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ सकता है, ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजी के होते हैं, स्पेलिंग के होते हैं कि स्पेलिंग भी गलत लिखे होते हैं और बताना होता है कि इनमें से कौन सा स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ये सारे टॉपिक्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश में एंटोनिम्स आते हैं, इडियम फ्रेजेस आते हैं, नरेशंस आते हैं, वॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद प्रपोजिशन, सिनोनिम्स, नॉन वर्बल, वर्बल होते हैं। ये सारे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले। पर्सनैलिटी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ, अभी करती हूँ बल्कि, कि पर्सनैलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी मेथड मैं आपको बताऊँगी आज इंशाल्लाह। पर्सनैलिटी क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे लोग इसमें फेल हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। अ गर्ल इज़ आर्ग्यूइंग विद हर फादर दैट ही कांट A girl is arguing with her father that he can't impose his own old-fashioned tradition to marry her. In this case, what should the father do? कि एक गर्ल जो है वो आर्ग्यू कर रही है अपने फादर के साथ कि मैं आपके ओल्ड ट्रेडिशंस के ऊपर शादी नहीं करूँगी, तो उसके फादर को क्या करना चाहिए? अब क्या उसके फादर को इग्नोर कर देनी चाहिए अपनी डॉटर की बात को, या फिर उसको जो है उससे बात करनी चाहिए और उसको कन्विंस करना चाहिए? थर्ड जो है शुड फोर्स हर, उसको फोर्स करना चाहिए उसे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है कि उसको बात करनी चाहिए और कन्विंस करना चाहिए, ठीक है। उसको ये नहीं कि उसको बस फोर्स कर देना चाहिए या फिर उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उससे बात भी करनी चाहिए और उसको कन्विंस भी करना चाहिए कि बेटा ये सही नहीं है, ऐसे करते हैं हम, कुछ आपकी मान लेते हैं, कुछ अपनी मनवा लेते हैं, तो इस तरह निगोशिएट करना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्यू बॉयज़ इन अ क्लास आर टीचिंग अ ब्लाइंड स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू? ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो छेड़ रहे हैं ब्लाइंड स्टूडेंट को, टीज़ कर रहे हैं, मतलब तंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इग्नोर करना चाहिए उन्हें, या फाइट विद देम, उससे लड़ाई करनी चाहिए कि क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, या फिर हेल्प द ब्लाइंड बॉय एंड लीव द क्लास, या फिर उसकी हेल्प करनी चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए,
या फिर हेल्प द बॉय, सॉरी ब्लाइंड बॉय है यहाँ पे, एंड फॉरबेट द बॉयज नॉट टू डू अगेन, ठीक है। और उसको हेल्प भी करनी चाहिए ब्लाइंड बॉय की, और बाकियों को मना भी करना चाहिए कि नहीं मत करो इसके साथ ऐसा। तो आपको क्या करना चाहिए इनमें से, आपको उस ब्लाइंड बॉय की मदद भी करनी चाहिए और दूसरों को मना भी करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी पर्सनैलिटी का प्लस पॉइंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देने हैं जो आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को शो करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट टॉक अ लॉट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती। आप इसके साथ स्ट्रांगली एग्री हैं, डिसएग्री हैं, न्यूट्रल हैं, या फिर एग्री हैं, या फिर स्ट्रांगली एग्री हैं। तो मुझे बताएं, आपकी पर्सनैलिटी में अगर स्ट्रांगली डिसएग्री हो तो वो कितना बैड इम्प्रेशन देता है। आप इसको या न्यूट्रल कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती। आप न्यूट्रल कर दें कि मैं नहीं बोलती इतना ज़्यादा। आप डिसएग्री कर सकते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री नहीं कर सकते। मतलब क्या आप बोलती नहीं हैं या बहुत बोलती हैं आप। आई लीव माई बिलोंगिंग्स अराउंड, आप अपनी बिलोंगिंग्स को ऐसे ही कहीं पे भी छोड़ देती हैं, ये तो बहुत बुरी हैबिट है। आप स्ट्रांगली डिसएग्री करती हैं इस बात से, डिसएग्री करती हैं, न्यूट्रल हैं, या फिर एग्री करती हैं, या फिर स्ट्रांगली एग्रीड हैं। तो आप क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री कि मैं कभी भी नहीं अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ती। आर्मी को ऐसा केयरलेस पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप स्ट्रांगली डिसएग्री करें इस बात से, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियोस देखा करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।